दो अहम तरीन पॉइंट्स इस कीमती वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। नंबर वन, पाकिस्तान से शेंजन वीज़ा की जो रिजेक्शन है बहुत ज़्यादा हो रही है। हालांकि शेंजन वीज़ा सबसे आसान तरीन वीज़ों में तस्वर किया जाता है। ये रिजेक्शन पाकिस्तान से शेंजन की इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है, इस पर बात करेंगे, नंबर वन। और जो दूसरा पॉइंट है, नंबर टू पॉइंट, वो इस पहले पॉइंट से भी ज़्यादा अहम तरीन है। तो वो मैं आपको वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा। तो बराए करम वीडियो को आपने पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। ये दो अहम पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बेशक आप चैनल सब्सक्राइब ना करें, लेकिन लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप मुझसे कोई पेड सर्विस चाह रहे हैं तब ही मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें। व्हाट्सएप एक पेड सर्विस है। हम एक छोटी सी आधे घंटे की कॉल देते हैं, बहुत ही नॉर्मल चार्जेस होते हैं। आप कोई भी किसी किस्म का केस अपना डिस्कस कर सकते हैं, और कोई अगर आपको इसके अलावा भी सर्विस चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर बता सकते हैं, वो पेड सर्विस होगी। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए जी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहला जो पॉइंट है जी, जो रिजेक्शन की जो रेशो ज़्यादा जो आ रही है ना शेंजन की, वो दो पॉइंट्स हैं। तो उसको हम जी स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। नंबर वन, जो स्टेप जो रिजेक्शन आ रही है ना, जिस पॉइंट पर, जिस क्लॉज पर, वो मैं आपको पढ़कर सुना दूं। वो है जी, जस्टिफिकेशन फॉर द पर्पस एंड कंडीशन ऑफ द इंटेंडेड स्टे वाज नॉट रिलायबल या नॉट डिपेंडेंट। अब इसमें दो चीज़ें हैं। इसमें ये आपकी जो रिजेक्शन अगर इस पॉइंट पर आई है तो दो वजूहत से आई है। सबसे पहला आपका है जी डॉक्यूमेंट, वीज़ा कवर लेटर और ट्रैवल प्लान। मैंने बारहा आपको समझाया है, बताया है कई वीडियोस में कि वीज़ा कवर लेटर इंतहाई अहम तरीन डॉक्यूमेंट होता है। आप उस पर तवज्जो नहीं देते, आप समझते हैं जी वो एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो वीज़ा ऑफिसर ने पढ़ना है वो है जी आपका वीज़ा कवर लेटर। वीज़ा कवर लेटर में ही आपने अपना जो है पर्पस ऑफ द विज़िट, अपने पर्पस की कंडीशंस बतानी है, अपने आप को बताना है, आप कौन हैं, क्या करते हैं, जिस कंट्री में आप जा रहे हैं, आपका उधर जाने का पर्पस क्या है, आपने इस वीज़ा कवर लेटर में बताना है। आप बताते ही नहीं हैं। तो क्या होता है जी, जब वीज़ा कवर लेटर अगर आपका अच्छा होगा ना, तो 50% आपकी जो है ना वीज़ा की एप्लीकेशन उधर ही डिसाइड हो जाती है। कि वीज़ा ऑफिसर को समझ आ जाती है कि ये पर्सन कौन है, यहाँ पर क्या काम करता है, ये उधर क्या करने जा रहा है, और ये उधर वापस कब आएगा, कैसे आएगा, किन हालात में आएगा, और जब वापस आएगा तो क्या हालात होंगे। मैंने बारहा कहा है कि अगर आप वीज़ा कवर लेटर खुद से नहीं तैयार कर सकते, किसी की पेड सर्विस ले लें, किसी को पैसे देकर वीज़ा कवर लेटर बनवा लें। अगर आप किसी को पैसे नहीं भी देना चाहते तो फिर किसी अपने ऐसे फ्रेंड या किसी ऐसे दोस्त से बनवा लें जिसके ड्राफ्टिंग स्किल्स अच्छे हों। अगर आपके ड्राफ्टिंग स्किल्स अच्छे नहीं हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि वीज़ा कवर लेटर आपने खुद तैयार नहीं करना, क्योंकि ड्राफ्टिंग स्किल, राइटिंग स्किल्स जिसके अच्छे होंगे वही वीज़ा कवर लेटर तैयार करेगा। अब दूसरी जो इसमें है चीज़, इसमें है जी आपका ट्रैवल प्लान। ट्रैवल प्लान सिर्फ ये नहीं होता कि आपने सिर्फ जगहों के नाम लिख दिए, टाइम लिख दिया, डेट लिख दी, सीरियल 1 2 3 4 लगा दिया। ये चीज़ें कुछ लोग तो ये भी नहीं लिखते, हालांकि ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ट्रैवल प्लान के लिए। तो इसके अलावा भी ट्रैवल प्लान में कुछ और भी डिटेल वगैरह लिखनी होती है, वो आप लोग नहीं लिखते, या आप नहीं किसी के पास पेड सर्विस के ज़रिए पैसे नहीं खर्चते। तो क्या नतीजा निकलता है, तो आप पर ये पहली शिक लग जाती है जी, क्लॉज जस्टिफिकेशन फॉर द पर्पस एंड कंडीशन ऑफ द इंटेंडेड स्टे वाज नॉट रिलायबल। ये आपका वीज़ा कवर लेटर ख़राब और आपका ट्रैवल प्लान ख़राब जो आपने डिटेल दी होती है, उस वजह से ये आप पर ये शिक लगती है। और एक इसमें एक चीज़ और भी ऐड कर लें, आपकी होटल बुकिंग आपकी वैलिड और कन्फर्म नहीं होगी तो फिर भी ये शिक लग जाएगी, क्लॉज आप पर लग जाएगी। बेशक होटल बुकिंग पेड ना हो, लेकिन कन्फर्म और वैलिड ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा जी, अगर आप ये दो वीज़ा कवर लेटर और ट्रैवल प्लान सही और एक्यूरेट बनाएंगे, आप इस शिक्स, ये जो क्लॉज है ना, इससे आप रिमूव हो जाएंगे। तो नंबर वन, आपने ये काम करना है, वीज़ा कवर लेटर और ट्रैवल प्लान आपने एक्यूरेट बनाना है, तो आप इस नंबर वन क्लॉज से बच जाएंगे। आपका इस बेस पर वीज़ा रिफ्यूज़ शेंजन का नहीं होगा। अब आ जाए जी दूसरी क्लॉज पर, जिस पर बहुत ज़्यादा शेंजन रिजेक्शन अब भी आ रही है और पहले भी आती थी। वो मैं आपको ज़रा ये पढ़ कर बता दूँ। You have not provided proof of sufficient means of subsistence for the duration of the intended stay or for the return to the country of origin or residence.
सिर्फ मैं आपको बता दूं, ये आपकी बैंक स्टेटमेंट है। ये आपकी बैंक स्टेटमेंट और फाइनेंशियल रिसोर्सेज के जो आपके जो ज़राए हैं, उस बेस पर जी आपका वीज़ा ये रिफ्यूज़ होता है जब आप पर ये क्लॉज लगती है। अब इसमें आपने करना ये है कि आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को बड़े अच्छे तरीके से वेल प्रिपेयर्ड मेंटेन करना है, और अपने जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो भी हैं, जितने भी हैं, उनको अब अच्छे तरीके से बयान करना है और बताना है। अब मैं बैंक स्टेटमेंट के बारे में बारहा बता चुका हूँ कि बैंक स्टेटमेंट के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर, मेरी प्लेलिस्ट है जी एक बैंक स्टेटमेंट, उस पे जाकर आप बैंक स्टेटमेंट की आप वीडियोस 3-4 हैं, आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कि बैंक स्टेटमेंट को कैसे मेंटेन करना है, कैसे बयान करना है, बताना है। चले फिर भी मैं 3 से 4 पॉइंट्स मैं आपको अभी बता देता हूँ जो अहम, जो आपने बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करते वक्त रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट आपने ये देखना है, जब आपने स्टार्ट करनी है बैंक स्टेटमेंट, आपने ओपनिंग बैलेंस देखना है। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस, जो महीने के एंड में 30 तारीख 31 तारीख को जो है वो क्लोजिंग बैलेंस देखना है। इन दोनों बैलेंस को आपने जहन में रखना है, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, और दरमियान में फ्लो ऑफ द बिजनेस क्या रहा है। नंबर 3, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। नंबर 4, आपने ये देखना है कि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या है, कैश ट्रांजैक्शंस है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं, या चेक की ट्रांजैक्शंस हैं। इस तरह आपने ये देखना है। इस तरह आपने 2-3 महीने चेक करना है। ये 3 से 4 पॉइंट आपने जेन में रखने हैं। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, अगर आप ये 2 से 3 पॉइंट मैं दोबारा बता दूँ, ओपनिंग बैलेंस को जेन में रखना है, क्लोजिंग बैलेंस को जेन में रखना है, दरमियान में ट्रांजैक्शंस कितनी हुई, कैसे हुई, उसको जेन में रखना है। नंबर 4, ट्रांजैक्शन की नेचर क्या है, ऑनलाइन, चेक या कैश विड्रॉवल ज़्यादा है, कम है, ये आपने मद्देनज़र रखना है। जब आप सिर्फ 2 महीने, 2 से 3 महीने आप अगर ये प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप खुद ये डिसीजन लेंगे अपने तौर पर कि जी मेरी बैंक स्टेटमेंट क्या इस काबिल है कि मैं इस बैंक स्टेटमेंट पर वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। आपको खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि आप फिर आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं होगी कि आप ये लें, ये मेरी बैंक स्टेटमेंट को चेक करें, आप मुझे बताएं कि मैं क्या इस बैंक स्टेटमेंट पर वीज़ा लग सकता है कि नहीं। आपको खुद ही एनालाइज हो जाएगा। और इसमें जो है ये आपने खुद करना है, इस पे आपने खुद तैयारी करनी है। बैंक स्टेटमेंट हमेशा क्रिएट होती है, बैंक स्टेटमेंट को बनाया नहीं जाता। लोग पूछते हैं जी बैंक स्टेटमेंट हम कैसे बनाएं। बैंक स्टेटमेंट बनती नहीं है, उसको वो क्रिएट होती है और ख़ुद ब खुद होती है, और उसको जो है ना बनाया नहीं जाता। अच्छा जी, अब आ जाए दूसरे पॉइंट पर, जो मैंने वीडियो के शुरू में स्टार्ट में कहा था कि जी वो जो दूसरा पॉइंट जो है वो इस पहले पॉइंट से भी ज़्यादा अहम है, वो मैं आपको बता दूं। अब आपने अपनी एप्लीकेशन को, वीज़ा एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, और आपने अपनी जो आपकी वीज़ा की जो प्रोफाइल है, अब आपने इसको मजबूत कैसे बनाना है। अगर इसमें कुछ कमियां कोताहियां हैं तो आप उसको मजबूत कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला काम आपने करना है वीज़ा कवर लेटर और ट्रैवल प्लान। ये आपका 100% जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए। देखें, ये दो बेसिक चीज़ें, ये दो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आपका यहीं पर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ, अगर ये दो कॉन्सेप्ट, अगर आपके ये दो डॉक्यूमेंट्स आपके सही ना हुए, तो यकीन करें, वो पंजाबी ज़बान में कहते हैं खोबे विच ज़ोर लाना। आप खोबे में ज़ोर लगा रहे हैं, कुछ हासिल नहीं होना, आपकी एनर्जी भी ज़ाया जानी है, आपकी ताकत भी ज़ाया जानी है, और आपके पैसे भी ज़ाया जाने हैं। सबसे पहले ख़ुद अपने तौर पर वीज़ा कवर लेटर को सही करें, और अपने ट्रैवल प्लान को जो है जहन में भी सही करें, और उसको डॉक्यूमेंट की शक्ल में भी बहुत अच्छा करें और रिप्रेजेंटेबल बनाएं। अब आ जाए जी दूसरी चीज़ जो आपने बहुत ज़रूरी करनी है, वो है जी आपकी बैंक स्टेटमेंट और आपके फाइनेंशियल्स। आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट और फाइनेंशियल के जो रिसोर्सेज हैं उनको अपग्रेड करना है। अपग्रेड कैसे करना है? अपनी बैंक स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से मेंटेन करें। बैंक स्टेटमेंट में कंसिस्टेंसी का होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि 1 महीना 2 महीना बैंक स्टेटमेंट चलाई, फिर उसके बाद 1 महीना नहीं चलाई, 2 महीने नहीं चलाई, फिर चौथे महीने चला ली, 5वें महीने चला ली, फिर छठे महीने बंद कर दी। इस तरह नहीं होना चाहिए। कम से कम 6 से 8 महीने या साल तक आपने बैंक स्टेटमेंट को कंसिस्टेंट रखना है। और जो भी है, अब अपने फाइनेंशियल्स जो हैं, रिसोर्सेज अगर आप मज़ीद शो भी कर सकते हैं तो उनको भी करें। इसके अलावा जो आपने अपने जो मज़ीद चीज़ों का ख्याल रखना है, अपने कंट्री और अपनी सोशल लाइफ के साथ जो है आपने स्ट्रॉन्ग टाइज़ शो करनी है। अब वो कैसे स्ट्रॉन्ग टाइज़ शो होंगी? अपने स्ट्रॉन्ग फैमिली कनेक्शंस को शो करें,
प्रॉपर्टी की ओनरशिप को ज़्यादा से ज़्यादा शो करें अगर है, फेक नहीं होना चाहिए। एक स्टेबल बिज़नेस अगर आप कर रहे हैं तो उसको शो करें, या आपकी जॉब स्टेबल है तो उसको शो करें, डॉक्यूमेंट्स में शो करें कि आपका बिज़नेस स्टेबल है या आपकी जॉब स्टेबल है। तो ये चीज़ें डॉक्यूमेंट्स में आपने शो करनी है। और आखिर में, अगर आपको चीज़ें समझ ना आएँ तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें, किसी प्रोफेशनल से गाइडलाइन लें, किसी से कंसल्टेशन ले लें। बाज़ औक़ात किसी प्रोफेशनल से ऑनलाइन कंसल्टेशन लेकर ही आप जो है कई मसाइल से बच सकते हैं। कई मसाइल ऐसे होते हैं कि जब आप ऑनलाइन मतलब किसी से बात करते हैं, किसी कंसल्टेंट से, तो आप रिफ्यूज़ल से बच बच जाते हैं, तो आप जो है बेहतरी की तरफ आ जाते हैं। तो बाज़ औक़ात आपको ये ऑनलाइन जो है ऑनलाइन या कहीं भी किसी के पास भी जाकर एक प्रोफेशनल एडवाइस भी आप ले सकते हैं। तो ये थी जी मेरी वीडियो। 2 अहम तरीन पॉइंट्स भी मैंने आपको बता दिए जिस पर वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है, उसका हल भी बता दिया है कि आपने वर्कआउट कैसे करना है। वीडियो को काइंडली आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।